नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अब भारत कमजोर देश नहीं है और हमारी ताकत का लोहा चीन भी मानता है। लंदन दौरे पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में जो झड़प हुई, उसमें हमारे जवानों ने जो करिश्मा दिखाया, जो बहादुरी दिखाई, शायद इसी कारण चीन की धारणा बदल गई है। भारत की गिनती अब दुनिया के ताकतवर देशों में होती है। राजनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि पहले हालात थे कि हम अपने सारे हथियार और दूसरे साजो सामान दुनिया के देशों से खरीदते थे, लेकिन आज हम दुनिया के उन 25 देशों में हैं जो डिफेंस आइटम का निर्यात करते हैं। हालांकि बढ़ी हुई ताकत के बावजूद हम दुनिया में शांति के पक्षधर हैं और चीन समेत तमाम देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। मिस्टर चैंग ने जो कुछ भी लिखा है, यदि उसकी धारणा बनी है तो मैं सोच रहा था क्यों धारणा बनी। मुझे लगा कि शायद 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। वैसा नहीं कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे सो निकल। तो इधर आर्मी डे के अवसर पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने उससे एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए चीन के संदर्भ में कहा कि हालात स्टेबल हैं लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं। कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत कई स्तर पर चल रही है और हम चाहते हैं कि जो सिचुएशन है वो 2020 की बने। सेना प्रमुख के इस बयान को समझे तो मतलब सेनाएं 2020 की पोजीशंस पर पहुंचे। दूसरी तरफ कश्मीर के हालात पर सेना प्रमुख ने कहा है कि पिछले साल 2023 में हिंसा के मामलों में कमी देखी गई। हालांकि राजौरी पुंछ में आतंकी गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई। राजौरी पुंछ हमले पर यह भी कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों के प्रॉक्सी गुट का ये काम है। So currently our attempt is to continue to talk and continue with the talks to go back to the status quo ante which existed in the middle of 2020. And once that happens, we can then look at the larger issues of maybe troop reduction and the likes. But that is our first aim to achieve. Till the time, whatever forces are required to be deployed along the LAC, we'll continue to do that. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विन सिवाज भी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। राजीव, पहले अगर मैं आपसे शुरू करूं, एक तरफ हम रक्षा मंत्री का बयान सुन रहे हैं, सेना प्रमुख का बयान कर रहे हैं, दो महत्वपूर्ण हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को लेकर महत्वपूर्ण बयान। आपका आंकलन पहले राजीव। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना हो कि राजनाथ सिंह जो बयान दे रहे हैं वो हिंदुस्तान में बयान नहीं दे रहे हैं, वो ब्रिटेन में जाकर बयान दे रहे हैं और सीधे सीधे चीन की आंखों में डालकर बता रहे हैं कि अब जो हमारी जो हैसियत है, भारत की हैसियत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आपको याद होगा 3 साल पहले गलवान में जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई थी, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन बदले में भारतीय सैनिकों ने दोगुना यानी 40 से 45 जो है चीनी जवानों को जो मार गिराया। तो एक पोस्टरिंग जो है वहां राजनाथ सिंह वहां देते हैं कि आप अगर उस तरह की हरकत कीजिएगा तो भारतीय सेना आपको करारा जवाब देने के लिए सक्षम है। वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख जो है जो आर्मी डे से पहले साफ साफ कहते हैं, एक बकायदा रेखा खींचते हैं, यानी चीनी सेना को यह कहते हैं कि आप 2020 से पहले वाली अपनी पुरानी जगह पर चले जाइए। अगर आप नहीं जाते हैं तो हमारी सेनाओं को के लिए जो भी इंतजाम करना होगा करेंगे, यानी हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो चीन की जो कोशिश है यथा स्थिति बदलने की, कोई स्टेटस को चेंज करने की, वो कतई किसी हाल में जो है भारतीय सेना उसको स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि करारा जवाब देगी। और यही वजह है कि जो सेना जो है चीन से लगी सीमा पर लगातार डटी हुई है, पिछले 3 साल से डटी हुई है और जो भी जरूरत होगा, सेना प्रमुख कह रहे हैं, हम वो चीज करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि आप 2020 वाली पहली स्थिति पर
यानी चीन की सेना जहां थी, आप पीछे हटिए, आप वहां आगे आगे नहीं बढ़ सकते, और जहां है नहीं तो हम आपको वहीं स्टॉप कर देंगे। जी। बिल्कुल। मेजर जनरल अश्विन सिवाट सर, आपसे आपने सुना, सेना प्रमुख को भी सुना, आपने रक्षा मंत्री को भी सुना। अगर हम पहले चीन की ही बात कर ले तो किस तरह से ले रहे हैं आप इन दोनों के बयान को? और देखो, सच्चाई ये है कि ये बड़ा क्लियर मैसेज चीन को भेजा है। ये बदला हुआ भारत है, और भारत जो है कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप स्टेटस को अप्रैल 2020 का अडॉप्ट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं चीन को ये भी एक संदेश दे दिया है कि भारत आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, और भारत एक उभरती हुई पावर है, और भारत को हल्के में चीन नहीं ले सकता। ये सच्चाई है कि जो गलवान में हिंसा हुई थी उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, मगर 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतारा। यही नहीं, जो कलास रेंज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 29-30 अगस्त को भारत की फौज ने कलास रेंज को पकड़ लिया था, जो कानो कान खबर भी नहीं हुई थी चीन को, वो काबिले तारीफ है। चाहे उसमें रिजंगला है, या मगर हिल, या गुरुंगलिंग, या स्पांगुर गैप, जहां से चीनी 1962 में भारत में आए। तो ओवरऑल मुझे लगता है भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर और जो भारत के आर्मी चीफ हैं, वो एक बहुत साफ सुथरा मैसेज चीन को भेज रहे हैं कि या तो आप यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें, नहीं तो भारत जो है किसी हद तक जाने को तैयार है। देखो निधि, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमने ये 2-3 साल में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, वो काबिले तारीफ है। आज सड़कों का जाल बिछ गया है, वहां पर रेलवे लाइन पहुंच गई है, वहां पर टनल बन गई है, वहां पर हमने इतना सक्षम कर लिया है कि आज चीन घबराता है। देखो, जो रजौरी पुंछ के अंदर उन्होंने ये एक प्रकार जो टेररिस्ट का कार्रवाई करने की कोशिश करा पाकिस्तान, ये चीन के कहने पे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को डर लग रहा है कि लद्दाख के अंदर अब जो पलड़ा है वो भारत की तरफ है। तो वो प्रेशर डालने को रहा है रजौरी पुंछ में कि जो हमारी फोर्सेज हैं कुछ, जो लद्दाख से उस तरफ चली जाएं। मगर उसको यह नहीं मालूम कि भारत के पास बहुत फोर्सेज हैं। भारत जो है अब आपको आंखों में आंखें डाल के जवाब देगा। देखो, जो भारत के आर्मी चीफ ने बताया कि भारत की जो फौज है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है। पहले बात होती डाउन साइजिंग की, अब वो बात करते हैं राइट साइजिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, रीडिप्लॉयमेंट एंड राइट साइजिंग। मुझे लगता है ये एक काबिले तारीफ है कि किस प्रकार से हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई दोनों ने कि भारत एक ऐसा देश होता जा रहा है जो कि अब अपना सामान खुद बनाएगा, कि हम 70 से 80% जो मिलिट्री इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते थे आज से 15-20 साल पहले, आज भारत जो है एक प्रकार से मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत आज बन गया है। आज ऐसे वेपन्स हैं जो भारत दूसरे देशों में जाए, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, आपका तेजस मार्क 1 अल्फा और 2 है। और इसी प्रकार से ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत हैज अराइव्ड। निधि, बिल्कुल सर। और एक पाकिस्तान के संदर्भ में जिस तरह से आर्मी चीफ ने बोला कि ये कश्मीर के बारे में जो राजौरी पुंछ में हालात बने कि ये प्रॉक्सी गुट हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे, एक बार फिर से साफ तौर पर नाम लेके कहा गया, इसके क्या मायने? देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी निधि, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला जो एलओसी के अंदर सीज फायर है वो तो एक प्रकार से स्टेबल है, अभी तक वो नहीं तोड़ी। मगर जो पाकिस्तान है रजौरी पुंछ इलाके को एक्टिव कर रहा है, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, कहीं ना कहीं उसने जो ये आपके ओवरग्राउंड वाकर और स्लीपर सेल को भी एक्टिवेट किया। ये हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक चाल है, पाकिस्तान की चाल है कि कहीं ना कहीं ये दिखाना कि जो हम बोल रहे हैं कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A के बाद सिचुएशन बहुत संभल गई, उसको एक नकारा करना। मगर पाकिस्तान भूल गया है कि भारत के अंदर अब काबिल तो क्षमता है। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा, जैसे उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक या आप पुलवामा के बाद बालाकोट, मुझे लगता है अगला एक्शन यही होने वाला भारत की तरफ से। मगर यह भी सच्चाई है कि भारत ने अब अपना जो वहां पर रीऑर्गेनाइजेशन किया है लद्दाख को देखते हुए भी, जो रजौरी पुंछ के इलाके में, क्योंकि रजौरी पुंछ का इलाका निधि एक समझना पड़ेगा कि यहां पर बहुत जंगल है, पहाड़ी इलाका है और यहां पर गुफाएं हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आसान हो जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। क्योंकि अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा कश्मीर घाटी में, वहां अमन और शांति है, वहां आतंकवाद का सफाया हुआ है,
तो ऐसे में ये रजौरी पुंछ के एरिया को एक्टिवेट करना चाहता है, जहां पहले शांति आ गई थी और कहीं ना कहीं हमने वहां ट्रक्स भी कम कर दिए थे। मगर मुझे लगता बिल्कुल है सर, जी, समय मेरे पास आने इतना वाले है। एक साल अंत में में हम राजीव जी, राजीव आपसे आप ये कह रहे थे कि बताना चाहेंगे कि जो हमारे फोर्सेस हैं, डिप्लॉयमेंट जो सर्दियों में जिस तरह से कम किया जाता है, उस लिहाज से कैसी स्थिति है? देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली का तापमान अभी 5 से 7 डिग्री के आसपास है और हमारे जो सुबह-सुबह जो हमारी हालत क्या हो जाती है और हम बाकायदा सिकुड़ जाते हैं और कई तरह के जो कंबल कह लीजिए या जैकेट कह लीजिए या सब लोग घर में आराम करते हैं और बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी लद्दाख और ऊपरी जो इलाका है, जहाँ तापमान आपको -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और वहाँ तापमान ही केवल नहीं होता है, बल्कि जो शीत जो लहर जो चलता है, उसे पूरा जो हड्डी जो कहते थे गला गला देने वाली। लेकिन हमारे जवान जो है डटे हुए हैं। पिछले 3 साल से एक भी जवान ने बॉर्डर पोस्ट जो खाली नहीं किया है। सेना प्रमुख साफ तौर पर कह चुके हैं कि करीब उस जो पूर्वी लद्दाख के इलाके की बात करें तो 50,000 जवानों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। तमाम तरह के इंतजाम किए गए। वो इसलिए किए गए कि चीन की जो की ओर से कोई भी जो हरकत होता है उसको करारा जवाब दिया जाए। जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसे जनरल सिवाज कह रहे थे, तो सेना प्रमुख का ये भी कहना है कि केवल सड़कें नहीं बन रही है बॉर्डर इलाके में, बल्कि सड़क के अलावा पुल बन रहे हैं। पूरे इलाके का विकास हो रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। जो गांव जी जो थे जो जी गांव को भी बेहतर किया जा रहा है। एक बॉर्डर विलेज जो कॉन्सेप्ट आया है उसको डेवलप किया जा रहा है। मतलब हर लिहाज से मजबूत किया जा रहा है, अपनी सेना को मजबूत किया जा रहा है, हालात को मजबूत किया जा रहा है, ढांचा को मजबूत किया जा रहा है, ताकि चीन की ओर से कोई भी हरकत होती है उसका करारा जवाब दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, आपका भी और शिवाज सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और सेना प्रमुख हैं, उन्होंने जो आज कहा है उसके मायने समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तरी भारत के बाद आइए अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। कर्नाटक से एक खबर आई है। कर्नाटक में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था की हालत पर सवाल उठे हैं। 6 लोग एक लॉज में कमरे में घुस गए और वहां ठहरे युवक युवती के साथ बदसलूकी की गई। कुछ दिन पहले भी ऐसा वीडियो सामने आया था जिसमें रिश्ते के भाई बहन के बाद बदसलूकी की गई थी, ये कहा गया था। और कोशिश करते हैं अपने सहयोगी नेहाल किदवई के पास जाने की। नेहाल, ये क्या मामला है? दोनों को अलग समुदाय से बताया जा रहा था, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये दोनों ही अलग अलग संप्रदाय के लोग थे। महिला मुस्लिम थी और ये दोनों एक लॉज के एक रूम में थे जिस वक्त 6 लोगों का एक समूह आया और उसने हमला कर दिया उन पे। दरवाज़ा पे बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा किया। जब इस महिला का जो पुरुष साथी था उसने जब दरवाज़ा खोला तो इन लोगों ने मारपीट की, न सिर्फ महिला के साथ बल्कि उस पुरुष के साथ भी। और उसके बाद इसका सबका वीडियो भी बनाया, जो वीडियो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और अच्छी काफ़ी मारपीट हुई इनके साथ। 6 लोगों के बारे में पुलिस का कहना है कि 6 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की गिरफ्तारी होनी है। इस मामले में जब पुलिस को बयान दिया पीड़ित महिला ने, तो उसने बताया कि किस तरह से मारपीट की गई, उसके प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट था ये। और साथ ही साथ पुलिस ने धारा 302 यानी हत्या के प्रयास, माफ कीजिएगा 307 यानी हत्या के प्रयास का भी मामला सभी आरोपियों पे लगाया और 2 को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद इस मामले में एक और जी ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या आया कि आज सुबह जब मीडिया के कुछ लोग पीड़ित के महिला के पास पहुंचे, तब उसने आरोप लगाया कि जो 6 लोग थे और साथ ही एक कार थी वहां पे, उसका ड्राइवर, सब ने उसके साथ उसका रेप किया है। और इस बात को लेकर के जब पुलिस से हमने जानना चाहा कि पुलिस अब इस पर क्या कार्रवाई करने वाली है, तो पुलिस का कहना है कि कल जब पीड़ित महिला ने बयान दिया था तो इस तरह का की कोई भी बात नहीं की थी। आज जब उसने मीडिया से बात की है तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। इसको देखते हुए अदालत में पुलिस ने महिला का पक्ष रखा और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान आज थोड़ी देर में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि जरूरी होता है कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए। जी तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है। इससे पहले इसी पिछले हफ्ते रविवार को देखिए, एक भाई बहन आपस में थे, चूंकि उनके माता पिता की जो शादी हुई थी वो इंटर रिलीजन 2 अलग अलग धर्मों के बीच में हुई थी,
उनको प्रेमी युगल जोड़ा समझ करके कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वो दोनों कजिन थे और इसमें भी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये सारे जो मामले थे पहले दक्षिण कर्नाटका में होते थे, लेकिन ये दोनों ही मामले अगर आप देखें तो बेलगावी और हावेरी में हुए हैं, जो कि उत्तर कर्नाटका में है। तो अब दक्षिण कर्नाटका से जो मामला शुरू हुआ था पिछले 2 दशक पहले, वो अब उत्तर कर्नाटक में पहुंच गया है। जब कांग्रेस की सरकार इस साल मई में यहां पर बनी तो उसने फौरन यहां पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था इन चीजों पर रोकथाम के लिए, लेकिन अब तक इस पर लगाम लगता नहीं दिख रहा है। जी, बिल्कुल बहुत ही चिंतित करने वाली स्थिति है जिस तरह से इस तरह के लोग बिना बताए घुस जाते हैं और जो आपने अंत में बताया महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। उम्मीद करते हैं पुलिस और जो कोर्ट है संज्ञान लेगा और इस तरह के मामलों पर जो सरकार है वहाँ पर लगाम लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहाल आपका जुड़ने के लिए। और देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम खबरें, राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति की भी दिखाएंगे और जो रौनक है वहाँ पे वो भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को ठुकराने को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक तरह से जंग चल रही है। बीजेपी ने तगड़ा हमला करते हुए कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के खिलाफ पोस्टर जारी किया है और क्या जरूरत इसकी आन पड़ी, इस पर बात करेंगे। अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश, आप समझाइए इस पोस्टर की क्या जरूरत थी? देखिए, कल से जब से कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि उसके शीर्ष नेता अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे, उसके बाद से बीजेपी काफ़ी आक्रामक है। कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने इसको लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता भी मैदान में उतर करके आए हैं और अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर बीजेपी ने जारी किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के अन्य सहयोगी दल हैं, INDIA गठबंधन में ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, इनके फोटो भी लगाए गए हैं। और बीजेपी ये पूछ रही कि क्या ये लोग सनातन के विरोधी नहीं हैं क्योंकि ये इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और बीजेपी एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जो कि राम मंदिर के इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में भी इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके रखेगी, गरमा कर रखेगी। और इसीलिए इन तमाम नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जनसभाएं हो, चाहे रैलियां हो। माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में INDIA गठबंधन के नेताओं को इस बात के लिए निशाने पर लेगी कि निमंत्रण मिलने के बावजूद ये नेता वहां नहीं जा रहे हैं, कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और क्या ये इनकी हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी मानसिकता को नहीं दर्शाता है? क्या ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके लिए इन्होंने ये कदम उठाया है? और साथ ही ये भी कि क्या किस तरह से ये जो इनका कदम है उसका देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। तो वे पूरी राजनीति भी गरमा रही है मंदिर निर्माण को लेकर और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है, लेकिन जहां एक तरफ लोगों में उसके लिए उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि उन्हें ना तो इसके लिए आमंत्रित किया गया है और ना ही वो जाना चाहते, क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को वो उचित नहीं मानते हैं। और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी जया कौशिक ने इस बातचीत का एक छोटा सा अंश हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। क्या 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है? नहीं। आप कह रहे हैं आपको आमंत्रित नहीं किया है? अगर आपको आमंत्रित किया जाता तो क्या आप जाते? नहीं, हमारा जाना संभव नहीं था, क्योंकि हमारी ये जिस पद पर हम हैं उस पद के अनुसार हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने से बचें जिनमें शास्त्र का और परंपराओं का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमारा जा पाना संभव नहीं होता तब भी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है 22 तारीख को, उसमें जो है शास्त्रों और नियमों का पालन नहीं हो रहा? हाँ जी, क्योंकि जो भगवान की प्रतिष्ठा है किसी मंदिर में वो तभी हो सकती है जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया हो। आधे अधूरे मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा उचित नहीं होती है।
और इसका दुष्परिणाम निकल करके आता है जो यजमान होते हैं और जो लोग मंदिर से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके ऊपर दुष्परिणाम होता है। तो आपका ये कहना है स्वामी जी की ये उचित मुहूर्त और समय का भी इंतजार करना चाहिए, तब जाके ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए था? नहीं, पहले तो जो कार्य आरंभ किया गया है मंदिर के निर्माण का उसको पूरा करना चाहिए। जब वो कार्य पूरा हो जाए तब उद्घाटन के लिए मुहूर्त दैवज्ञ से पूछना चाहिए और बताए गए सही मुहूर्त में विचार करके तब प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विधि विधान के साथ सब होना चाहिए। ये छोटा मंदिर नहीं है, ये भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। सबसे ज्यादा इसमें लोगों की आस्था है और यहाँ से जो कुछ होगा वही उदाहरण बन के पूरे देश के सामने, पूरे सनातन धर्मियों के सामने जाएगा। तो ये गलत उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि अधूरा मंदिर बना करके उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। और आपको बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या के सांसद लालू सिंह के यहाँ भी लोग तैयारियों में लगे। इन तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव ने। हम इस समय अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के यहाँ हैं। मैं देख रहा हूँ कि इनके यहाँ ये जो झंडे इतने बनाए जा रहे हैं, बास अलग से आया हुआ, इन झंडों को जिसमें राम जी के झंडे, हनुमान जी के झंडे सब ये लगे हुए हैं, ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन झंडों को बनाया जा रहा है। ये झंडे पूरे अयोध्या में, अयोध्या कैंट में, अयोध्या धाम में घरों घरों पे लगेंगे। एक जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो उस समय सबके घरों पे झंडे लहरा रहे होंगे और एक खुशी का माहौल, एक उत्सव का माहौल होगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जगह जगह कमरों में यहाँ कई हजार झंडे जो है इसको बनाए गए हैं। इन झंडों की जिम्मेदारी यहाँ पे बीजेपी के जो नेता लोग हैं, स्थानीय इनके लल्लू सिंह के जो सांसद हैं, उनके सहयोगी हैं, ये सब अपनी देख रेख में यहाँ पे इसको करवा रहे हैं। आप ये मेरे साथ सामने इधर देख सकते हैं, मैं कहूँगा कि दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन। इतने बांस के ये डंडे रखे हुए हैं, ये सिद्ध करते हैं कि इसमें मुझे लगता है कि कई हजार झंडे होंगे। अगर लाखों झंडों की कल्पना की जाए तो वो कम मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये झंडों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये पूरी तैयारी कि 22 तारीख के पहले वहाँ पे ये पूरा कर लिया जाएगा। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। ये आपको सांसद जी ने झंडों की जिम्मेदारी यहाँ पे दे रखी है बनवाने के लिए? जी। तो लगभग कितने झंडे बनवा रहे हैं, कुछ आइडिया है? झंडे 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आई थी, उसके पहले से झंडा बन रहा है। कुछ झंडे लगे भी हैं। बाकी पूरी अयोध्या के अतिरिक्त ये योजना है कि पूरे ज़िले में हर घर पे ये राम का, हनुमान जी का झंडा लगे। पूरी अयोध्या ये राममय दिखाई पड़े 22 तारीख को। ऐसी योजना हम लोगों ने बनाई है माननीय सांसद जी के नेतृत्व में। अपने हर जगह ब्लॉक स्तर पे, तहसील के गाँव में पूरे ज़िले की जितनी बाज़ारें हैं, नगर पंचायतें हैं, मुख्य बाज़ारों के मार्गों पर और यहाँ तक कि चाहे वो आपके रुदौली हो और घरों पर और मार्गों पर, मुख्य मार्ग जो है राम पथ है, धर्म पथ है, सब पे जैसे मोदी जी आए थे उसमें पूरा लगाया गया। 50,000 झंडा उस समय लगाया गया और जो झंडे अब निकल गए हैं, टूट गए हैं या वो हो गए हैं, उनको फिर से लगाया जाएगा और जिन घरों पे झंडा नहीं हो उन घरों पे झंडा लगाया जाएगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। पहाड़ों पर बारिश ना होने का असर दिखने लगा है। जोशीमठ इलाके में कुछ पहाड़ दरकने लगे हैं। बड़ा गांव के सामने की पहाड़ी का कुछ हिस्सा आज सुबह टूटकर धौली नदी में गिर गया और पहाड़ के टूटने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन धूल का गुबार पूरे पहाड़ी इलाके में फैल सा गया। और इससे पहले कल चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बाधित होने की भी खबर मिली थी। विष्णुप्रयाग से आगे पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। विष्णु घाटी जाने वाले लोग दोनों तरफ फंस गए थे। कहा जा रहा है कि सड़क काटने के दौरान ये हादसा हुआ।
समंदर पर बना देश का सबसे बड़ा पुल उद्घाटन के लिए तैयार है। 250 रुपए देकर इसके जरिए लोग 2 घंटे का सफर 20 मिनट में तय कर सकेंगे। सुनील सिंह से सुनिए इंजीनियरिंग के कमाल इस पुल के बारे में और जानकारी। सीलिंग की बात आते ही दिमाग में जो सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो बांद्रा वर्ली सीलिंग। लेकिन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा सेवा अटल सेतु से वो तस्वीर बदलने वाली है। मुंबई को नई मुंबई से जोड़ने वाला देश में ये समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है, जिसके जरिए घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे, वो भी सुंदर नज़ारों के साथ। तो आइए चलते हैं अटल सेतु की सैर पर। मुंबई में शिवड़ी से नई मुंबई के चिरले तक ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद ये आम जनता के लिए खुल जाएगा, लेकिन एनडीटीवी की टीम को उससे पहले ही इस पर कार से जाने का मौका मिला। 22 किलोमीटर लंबे इस पुल पर कार में चलने का मजा ही कुछ अलग है। न ट्रैफिक न कोई सिग्नल, 100 किलोमीटर की स्पीड से बस चलते ही जाना है। लेकिन हाँ, नियमों का पालन जरूर कर रहा है, क्योंकि जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हैं, जहां से सभी गाड़ियों पर नजर होगी। इस ब्रिज का जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो शायद देश का सबसे एडवांस्ड सिस्टम है। इसमें कैमरा जो है 400 कैमरेज है। ये इंटेलिजेंट कैमरा एआई बेस्ड, यहाँ पे सेंसर्स है, थर्मल सेंसर्स है जो अगेन एआई बेस्ड है। यानी फॉग हो या एकदम समझ लीजिए कोई कुछ होता है तो थर्मल सेंसर्स विल वर्क एंड दे विल आइडेंटिफाई। इसमें इस प्रकार का है कि अगर गाड़ी रुकती है तो तुरंत कंट्रोल सेंटर में अलर्ट आता है। इस पुल की शुरुआत शिवड़ी से हुई है और शिवड़ी खाड़ी का बड़ा हिस्सा इस पुल के नीचे आता है, जहां पर दूर देशों से फ्लेमिंगो आते हैं। उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसीलिए इस पुल के किनारे दोनों तरफ इस तरह के साउंड बैरियर लगाए गए हैं, और जो इस पर लाइट लगी है वो भी इस तरह लगाई गई है कि उसका प्रकाश समंदर में न जाकर सिर्फ पुल तक ही सीमित रहे। इसमें मशीनरी में साइलेंसर्स लगाकर काम किया गया है, जिससे आवाज़ ना आए। फ्लेमिंगोस की संख्या जो है कम ना हो, फ्लेमिंगोस को किसी प्रकार का डैमेज ना हो। नॉइज़ बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्रिज जो है सीस्मिकली रेजिस्टेंट है। 2.5 पट ज़्यादा, ज़रूरत से 2.5 पट ज़्यादा इसको किया गया है, ताकि ये अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, नेचुरल कैलामिटीज़, डिजास्टर्स से रेजिस्टेंट रहे। 100 साल का इसका लाइफ स्पैन है। मुंबई को नई मुंबई के चिरले तक जोड़ने वाला ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16.5 किलोमीटर पुल इस समंदर पर बना है। 2 भारतीय कंपनियां L&T और टाटा ने इसे जापान कंपनी के सहयोग से बनाया है, और इसे बनाने के लिए खास तौर पर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पास में ही सामने जो हम देख रहे हैं ये JNPT है, यानी बड़ा बंदरगाह है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ पर आते हैं, तो उनके आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए OSD तकनीक से इस्तेमाल किया गया है। जिस सामने हम जो देख रहे हैं लाल रंग का, वो दरअसल OSD तकनीक से बनाया 180 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसके नीचे से बड़े बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इस ब्रिज के लिए हमने अगर टेक्नोलॉजिकली हम सोचे तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुए हैं जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। उसमें से उल्लेखनीय अगर देखें तो लॉन्ग स्पैन्स, यानी 180 मीटर तक के 4 स्पैन से, इसमें 150 मीटर के स्पैन से, 165 मीटर के स्पैन से, 140 के स्पैन से। इसके लिए एक विशेष जापानीज़ टेक्नोलॉजी ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक, इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके जो पाइल फाउंडेशंस है ये 154 फीट बिलो द रॉक सरफेस इन द सी, ऐसा किया गया है। ये अटल सेतु मुंबई से गोवा, पुणे या फिर अलीबाग में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, और इसके साथ ही ये
JNPT से भी जुड़ेगा और बगल में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नया नई मुंबई में, उससे भी जुड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये ब्रिज जो है, अटल सेतु पुल, आर्थिक विकास को एक बड़ी गति देगा। मुंबई में शिवड़ी में अटल सेतु से सीधे फ्री होकर शहर में जा सकते हैं, या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बाद में जाकर कोस्टल रोड से भी कनेक्ट होगा। तो नई मुंबई में चिरले से JNPT, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे से जुड़ेगा। नई मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करने की योजना है। यानी पुल रोड कनेक्टिविटी को इस कदर बेहतर करेगा ताकि सबकी जिंदगी आसान हो सके। भारत में ये अपनी तरह का पहला टोल सिस्टम है जिसे ओपन रोड टोल सिस्टम कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर टोल भरने के लिए गाड़ियों को रोकना नहीं पड़ेगा। गाड़ी में लगे फास्टैग से हाईटेक लगा जो सिस्टम है अपने आप ही टोल कट कर लेगा और गाड़ी की स्पीड कम न होते हुए गाड़ी इसी तरह से निकल जाएगी। इस पर चलने के लिए 250 रुपए का टोल देना होगा। ये महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन समय और ईंधन की बचत को देखते हुए इसे बहुत किफायती बताया जा रहा है। फिलहाल मुंबई से चिरले जाने के लिए 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस पुल के जरिए सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारे कंसल्टेंट ने जो कैलकुलेट किया था जब प्रोजेक्ट बनी थी, तो उस वक्त ऐसा था कि अगर आप एक ट्रिप लेते हैं तो 700 से 800 रुपये की बचत होगी आपकी जस्ट फ्यूल कॉस्ट में। सो 700 से 800 रुपये की बचत यहाँ पे होगी और तो दैट इज़ द सेविंग। तो ये एक बड़ा सेविंग है। दूसरा एक सेविंग है कि चूँकि वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो वेहिकुलर मूवमेंट में टाइम भी का बचत होगी और साथ में डिस्टेंस की बचत होगी। इसलिए वेहिकुलर एमिशंस जो होती है वो वेहिकुलर एमिशंस में बड़े पैमाने में चेंज आएगा। देयर विल बी अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अटल सेतु भारत में हो रहे तेजी से विकास का अद्भुत उदाहरण है। इसकी जरूरत तो 50 साल पहले महसूस की गई थी, लेकिन बनना शुरू हुआ साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और अब बनकर तैयार है। इससे बेहतर कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, आर्थिक विकास को भी गति देगा। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।